नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका मित्र विपिन भट्ट लेकर हाजिर हैं ताज़ा तरीन एपिसोड प्रॉपर्टी गुरु का, जहां पर आज भी हम ढेर सारी बातें करेंगे, प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल लेंगे, आपके सवालों के जवाब होंगे और भी बहुत कुछ। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एनरॉक के ईडी कैपिटल मार्केट्स मोहम्मद असलम साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और हमेशा की तरह पहले हम आपसे एक अपडेट लेते हैं मार्केट के बारे में और फिर हमारे दर्शकों के सवाल जवाब। तो इस वक्त बाजार के क्या हाल चाल है सर? तो देखिए, मार्केट अच्छा चल रहा है, नो कंप्लेंट्स। अभी भी जितने भी आप डेवलपर से मिलिए पैन इंडिया, दे आर हैप्पी, सेल्स अच्छी चल रही हैं। थोड़ा बीच में उनको लगा था कि थोड़ी बजट से कुछ उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन आई थिंक इतना नहीं हुआ है। डायरेक्ट इम्पैक्ट वाला बजट नहीं है फॉर रियल एस्टेट के लिए। हाँ, इनडायरेक्टली अगर आप बात करें तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस है, काफी बड़ा अमाउंट उसके लिए एलोकेट किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में रियल एस्टेट को ही अल्टीमेटली बूस्ट करता है। साथ ही में जो पीएमआई के लिए अगेन एक अमाउंट एलोकेट किया है, तो आई थिंक उससे उम्मीद है कि वापस अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ आएगा। लेकिन एक जो इंडस्ट्री स्टेटस की बात थी वो अभी भी नहीं हुई है। डेफिनेटली स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है, लेकिन मुझे लगता है 25,000 बढ़ाने से इतना ज्यादा कितना फर्क पड़ेगा, इट्स येट टू बी सीन। बट ओवरऑल लेकिन मार्केट अपने आप में, जो रियल एस्टेट मार्केट है इंडिया का, वो काफी अच्छा चल रहा है। रेसिडेंशियल अभी भी सेल्स अच्छी हैं। कुछ कुछ पॉकेट्स में हमने देखा थोड़ा सा स्लो डाउन का एक्चुअली, क्योंकि विपिन जी, रादर की एक स्लो डाउन का कोई रीजन होगा या होगा, लेकिन लोग इस चीज से डर रहे हैं कि कितना मार्केट भाग गया है, अभी स्लो तो होना ही चाहिए। तो एक कॉशियस एनवायरनमेंट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी भी सेल्स काफी अच्छी हैं, वॉकिंग्स अच्छे हैं। जो डेवलपर हैं वो डिस्कस कर रहे हैं नई नई लैंड डील्स इन अपनी अपनी रेस्पेक्टिव सिटीज में, जो एक शो करता है कॉन्फिडेंस कि हाँ है। क्योंकि अगर आप बात करें कि हम लोग जो एक स्लो मार्केट देख रहे थे, स्पेशली रियल एस्टेट में 2008-9 के बाद, तो या 11-12 में ठीक ठाक था। उसके बाद से 10 साल लगे अपने को, या 8 से 10 साल लगे वापस एक बुल रन में आने के लिए रियल एस्टेट के लिए। तो थोड़ा विश्वास करना तो मुश्किल होता है कि ये चल कैसे रहा है और कितना चलेगा। तो बस वही बात है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि रियल एस्टेट मार्केट जब अच्छा नहीं कर रहा था तब भी चीजें होती रही, काम होता रहा। अभी तो काफी अच्छा कर रहा है, तो वो काफी बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस डेवलपर्स का। और क्योंकि बायर्स हैं मार्केट में और एंड यूज वाले बायर्स हैं, तो उसके चलते ओवरऑल मार्केट एक अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो कमर्शियल हो, रिटेल, रेसिडेंशियल हो। डेफिनेटली अभी हम जो देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे, जहाँ पे यूएस में जिस तरह की मंदी के संकेत हैं, उससे मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक कॉशन वाला माहौल बनेगा। लेकिन अगर आप मुझसे आज से पिछले 3 महीने की बात करते हैं तो मार्केट बेटर था। चलिए, बढ़िया है और यही सबकी इच्छा भी, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, खरीदार को अच्छे घर मिले, सही दाम पर मिले और डेवलपर्स के लिए उनकी सेल्स लगातार बनी रहे, वो समय पर डिलीवर कर जाए। तो अभी तक तो पिछले 2-3 साल से स्थिति कुछ ऐसी ही है, उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसी ही चलेगी। और जो हमारे दर्शकों के सवाल भी आते हैं वो भी इसी और इशारा करते हैं कि अब उनका भी विश्वास थोड़ा बाजार पे बन रहा है। अपने लिए तो घर खरीद ही रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी कई सवाल हमें पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज भी सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। एक गुप्ता है हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर, जो कि राजधानी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। नमस्कार सर, और असलम साहब को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी जी सर, मेरी एक प्रॉपर्टी है जो इंदिरापुरम में है। ओके। उसके जयपुरिया मॉल के बिल्कुल सामने है, शांति गोपाल हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर है, और 1635 स्क्वायर फीट में है, पर वो सिंगल टावर है। ठीक है। मैं करीबन 50-55 फ्लैट है एक ही बिल्डिंग में। तो वो मैं करीबन 2008 में मैंने खरीदा था, उसे करीबन 40 लाख के आसपास में। ओके। तो आज की डेट में मतलब जो मेरे ख्याल से 84 के आसपास मेरे को बता रहे हैं जो मिलने की उम्मीद है। ठीक है। तो मैं प्लानिंग सोच रहा हूँ अभी कि अगर मैं वो बेच के वो ये नोएडा में 93 सेक्टर के आसपास कोई मैंने 1-2 देखे, अभी फाइनल नहीं किया है, कि अगर मैं लेना चाहूँ तो कैसा रहेगा सर, फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड आगे 2-4 साल बाद रहने के लिए सर। ठीक है, बढ़िया है सर आपका। और आपने ये भी लिखा कि अभी ये नो फ्रिल सोसाइटी है, मतलब सिंगल एक बिल्डिंग है, कुछ खास एमिनिटीज नहीं है, और आगे फैमिली को लेकर एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जिसमें थोड़ी एमिनिटीज भी हो, मॉडर्न सुविधाएं भी हो। और फिलहाल आपको जितना इन्वेस्ट आपने किया था उसका ऑलमोस्ट डबल मिल रहा है।
लेकिन क्या एक सही डिसीजन होगा जरूर। असलम साहब, तो गुप्ता जी की जो दुविधा है उसको कैसे दूर किया जाए? मतलब ये एक बेहतर सोसाइटी में शिफ्ट होना चाहते हैं सेक्टर 93 नोएडा गाजियाबाद से जाकर, इंदिरापुरम से निकलकर, और इनकी प्रॉपर्टी के इनको ऑलमोस्ट डबल तो मिल रहे हैं इस वक्त। मैं कहूंगा कि गुप्ता जी का एक बहुत ही मतलब एक एग्जाम्पल है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उसको आप होल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा आपको वो प्राइस देके जाता है। आपकी प्राइस मोर देन डबल हो गई है, और ये सारा रीजन यही है कि जो हमने तेजी देखी है 2020 के बाद, पूरा एनसीआर तो मतलब सबसे तेज भागा है, क्योंकि जो एप्रिसिएशन हुआ है वहां पे प्राइजेस में, वो सबसे ज्यादा हुआ है पैन इंडिया। सो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका इतना अच्छा हो गया है। और आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में आपको कहीं और इन्वेस्ट करना है रहने के लिए, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा टाइम है। आपका अप्रिसिएशन अच्छा हो गया है। आपने जैसे खुद बताया बिल्डिंग 2008 की, तो मैं समझता हूँ सिंगल अगर एक बिल्डिंग है तो उसमें कुछ एमिनिटीज नहीं होंगे, और आजकल सभी लोग चाहते हैं कि वो एक ऐसी सोसाइटी में रहें जहाँ पे काफी एमिनिटीज हों और आपके लिए सब चीजें सुविधाएं हों। तो आपका डिसीजन मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ से एप्रिसिएशन एक प्रॉपर्टी में जो आपने 40 लाख में ली थी और 84 हो गया, तो जिस हिसाब से वो बढ़ी है, आगे वो बढ़ने के उतने चांसेस नहीं है। बढ़ेगी लेकिन उतने स्पीड से नहीं बढ़ेगी या उतनी परसेंटेज के हिसाब से नहीं बढ़ेगी। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा डिसीजन है कि आप सेक्टर 93 में देख रहे हैं। उधर काफी प्रोजेक्ट्स हैं, आपने एक दो जैसे खुद बोला देखे भी हैं। आप चाहें तो वहाँ पे गोदरेज वुड्स है एक, या एल्डो ओमेक्स का ग्रैंड है, एल्डेको की एक प्रॉपर्टी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और पार्श्वनाथ की भी प्रेस्टीज करके एक प्रोजेक्ट है। तो आप रेडी टू मूव किसी प्रोजेक्ट में देख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये बेच रहे हैं तो मुझे लगता है वहाँ आपको फौरन शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ सेक्टर 93 में अभी प्राइस आपको अपना थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 84 में तो मुझे लगता है नहीं आ पाएगा। तो अगर आप ना थोड़ा या तो खुद की सेविंग से या कुछ लोन लेके करें, तो डेफिनेटली एक अच्छा बाय होगा। और फ्यूचर यहाँ से अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट चल रहा है और जिस तरह से इकोनॉमी वर्क कर रही है, और आगे भी चांसेस अच्छे ही हैं। तो मुझे लगता है आप डेफिनेटली ये डिसीजन ले सकते हैं कि इसे बेच के, ये क्योंकि एक अच्छा प्राइस आपको मिल रहा है, आप सेक्टर 93 नोएडा में लेकर। चलिए, तो बढ़िया है गुप्ता जी, यहाँ पर ऑल क्लियर है, हरी झंडी है, बिल्कुल आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट है हमारी तरफ से, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी कुछ प्लान कर रहे हैं, ऑन द ट्रैक हैं। आपको एक अप्रूवल चाहिए था एक्सपर्ट का, वो आपको असलम साहब ने दे दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आगे बढ़े हम। अगले कॉलर हमारे हैं मिस्टर अमित प्रसाद फ्रॉम मुंबई। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? थैंक यू। तो मेरी एक छोटी सी क्वेश्चन थी जी। कि मैं पहली प्रॉपर्टी अपने लेने जा रहा हूँ। सो मुझे जस्ट ये था कि मेरी ऑफिस है बीकेसी में, और क्या मुंबई में 70-75-80 लाख तक की बजट में छोटी कारपेट आती है। तो ये 2 BHK नहीं 1 BHK में फिट हो रही है, जो और वो भी थाने वाने की लोकेशन में। तो मेरी क्वेश्चन ये थी कि मैं ये थाने वाले लोकेशन में या कोई ऐसे लोकेशन में जाना प्रेफर करूँ इन मुंबई, या मैं 2 BHK पुणे में ले लूँ? और पुणे में लेता हूँ तो क्योंकि मैं वहाँ रहूंगा नहीं, तो दैट विल बी माय इन्वेस्टमेंट। तो वाइज डिसीजन मेरे लिए क्या रहेगा, वो मुझे जानना था। जी, बढ़िया सवाल है आपका, बहुत अच्छा। कई लोगों के मन में इन दिनों इस तरह की दुविधा रहती है। तो असलम साहब रहते मुंबई में है, बीकेसी में काम करते हैं, वेरी ट्रू के 70-75 लाख के बजट में उनको वहां से बहुत दूर घर मिलेगा, वो भी 1 BHK। अब एक इनके मन में सवाल है कि क्या पुणे जैसे शहर में जाके उतने ही पैसे में एक 2 BHK लेके उसे इन्वेस्टमेंट में डाल दूं, किराया भी आएगा? तो इस दुविधा का क्या जवाब होगा? पहला क्वेश्चन मेरा ही रहेगा कि अभी वो जो जिस घर में रहते हैं वो किराए पे है या अपना ओनरशिप में है? नहीं, जैसा उन्होंने कहा कि उनका पहला घर होगा, तो आई थिंक सर अमित जी आप अभी किराए में रह रहे हैं? हेलो अमित जी, समझ गई। नहीं, ठीक है विपिन जी, बस समझ गया कि वो पहला ही घर है उनका। सो मेरी एडवाइस यही रहेगी उनको कि अगर उनको लेना है, क्योंकि अगर वो यहाँ किराए के घर पे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर था इस आंसर के लिए, तो अगर वो पूना में भी घर खरीदते हैं तो वहां पर उनको जो किराया आएगा वो इतना नहीं आएगा जितना वो शायद पे कर रहे होंगे, या हो सकता है सेम ही किराया आ जाए। तो मेरी एडवाइस रहेगी, मोस्टली तो मैं पूना को ही ज्यादा प्रमोट करता हूँ, लेकिन मेरी एडवाइस यहाँ रहेगी इनकी स्पेशल केस में, इनको अगर थाने नहीं तो नवी मुंबई एरिया में, या अभी जो नैनापुरा एरिया आ रहा है उस एरिया में इनको ढूंढना चाहिए घर। 75 लाख से थोड़ा कुछ बढ़ा के उनको शायद 2 BHK रीसेल में भी मिल जाए। अगर वो भी नहीं मिलता है क्योंकि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे लगता है अगर उनको 1 BHK भी मिलता है, वहाँ काफी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो
बॉम्बे के काफी बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं पूरे एरिया में एयरपोर्ट के आसपास। तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो नवी मुंबई में लें पनवेल के आसपास, क्योंकि अभी जो अटल सेतु बना है आपका, तो उससे आपका जो ट्रैवल है एटलीस्ट बीकेसी तक आने के लिए वो काफी अच्छा हो गया है। तो आपको इतना जद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ेगी ट्रैवल में जितना आप थाने या बोरीवली साइड से करेंगे बीकेसी आने के लिए। जबकि बीकेसी आने के लिए अभी बोरीवली से भी आपको मेट्रो की सुविधा है, लेकिन मुझे लगता है वहां पे आपका शायद बजट उसमें सूट ना करे। तो इधर आप मुझे लगता है नवी मुंबई मेरा शायद ऑप्शन ज्यादा रहेगा आपको प्रेफर करने के लिए। वहां आप घर लीजिए, वहां आपको 1 BHK एटलीस्ट मिल जाएगा। थोड़ी आपने मेहनत करी तो शायद रीसेल कोई 2 BHK भी मिल जाए, वहां पे आपके बजट में मिल जाएगा। वहां आप खुद भी रह सकते हैं तो आप एक सेव कर पाएंगे। और ट्रैवल में मैंने जैसे बताया कि जो कनेक्टिविटी है, और अभी फ्यूचर में भी जिस तरह की प्लानिंग हो रही है नवी मुंबई में जो कनेक्टिविटी विद मुंबई, तो वो आपको एक ट्रैवल में भी सेव करेगी। तो अगर आपको ये सलाह ठीक लगती है तो मुझे लगता है नवी मुंबई में आपको लेना चाहिए। राइट अमित साहब, तो आपकी दुविधा का हल निकला है नवी मुंबई में, विच इज इन बिटवीन पुणे एंड मुंबई। रास्ता वही रहेगा, लेकिन ठाणे जाने की बजाय या कहीं और जाने की बजाय या इंस्टीड पुणे जाने की बजाय असलन साहब आपसे कह रहे हैं कि आप नवी मुंबई में कुछ ऑप्शंस देख लीजिए। 1 BHK भी मिल सकता है और थोड़ा ट्राई करेंगे तो रीसेल में उस बजट के अंदर 2 BHK भी आ जाएगा। तो आपकी प्रॉपर्टी उसी शहर में रहेगी जहां आप खुद जॉब करते हैं। कनेक्टिविटी, थोड़ा आपको ट्रैवल जरूर करना पड़ेगा, लेकिन कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है लगातार, तो वो उतना दिक्कत वाला मामला नहीं होगा। और आई थिंक आपकी सारी जो समस्याएं या दुविधाएं हैं या जो सवाल थे उनका कुछ जवाब आपको मिल जाएगा और कलेक्टिवली एक बेहतर डिसीजन हो सकता है। फाइनल कॉल आपके ऊपर छोड़ेंगे, लेकिन ये सलाह आपके लिए है। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु पावर्ड बाय, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और अब वक्त है कुछ और सवाल जवाब लेने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है शंकर दत्ता साहब और असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो शंकर साहब को एडवाइस करेंगे। शंकर जी अपना सवाल बताएं प्लीज। हाँ सर, मैं नवी मुंबई में एक घर लेना चाहता हूँ जो अभी जो अपकमिंग एयरपोर्ट है उससे नजदीक हो। ओके। अब तो ये एक्चुअली एयरपोर्ट किस जगह पे आ रहा है और खारगर और पानवल से इसकी दूरी कितनी पे होगी? ये खारगर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है और पनवेल जो है वो सेकंड प्रेफरेंस है। लेकिन क्या ये नजदीक खारगर से होगा या पनवेल से होगा? क्योंकि पनवेल से क्या है, उसका वेस्टर्न लिंक गुजरात का कनेक्शन बाय रेलवे भी है डायरेक्ट, जो बॉम्बे में जाता नहीं है, वो सीधे जो है वो उधर वलसाड की तरफ चला जाता है। तो पनवेल भी ठीक रहेगा। क्या ये एयरपोर्ट जो है ये पनवेल से कितना किलोमीटर है और खारगर जैसे सेक्टर 10 या सेक्टर 20 से कितना किलोमीटर में आएगा? ठीक है सर, और चूंकि आप नागपुर से बोल रहे हैं और आपको एक मोटा हिसाब लगाना है कि भाई किस हिसाब से जगह को सिलेक्ट किया जाए। दोनों ही नवी मुंबई के इलाके हैं, लेकिन आपका प्रश्न वाजिब है कि आप उसमें रेल कनेक्टिविटी भी जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं अपने हिसाब से। तो असलम साहब क्या सही रहेगा शंकर जी के लिए, ये खारगर की तरफ रुख करें या प्रॉपर पनवेल और नया एयरपोर्ट प्लस रेलवे कनेक्टिविटी? नहीं देखिए, बिल्कुल अगर आपका सवाल सिर्फ यही होता कि कौन पास रहेगा या क्या प्रेफर्ड रहेगा, अगर हम प्योरली डिस्टेंस पे बात करें तो पनवेल डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि ये अपना एयरपोर्ट ही पनवेल में आ रहा है। खारगर से थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, बट वो भी इतना डिस्टेंस नहीं है कि आपको कुछ चिंता करने की जरूरत हो। लेकिन आपका जो दूसरा इसमें एंगल है कि आपको वहां से स्टेशन से रेल कनेक्टिविटी गुजरात के लिए चाहिए, तो वो फिर डेफिनेटली आंसर पनवेल ही हो जाता है, क्योंकि आपकी दो चीजें वो मैच करता है कि एक तो आपको एयरपोर्ट के पास रहना है और दूसरा आपको कनेक्टिविटी तो गुजरात चाहिए। तो पनवेल ही बेटर है, क्योंकि फिर खारगर से वो थोड़ा आपके लिए दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो दूर हो जाता है। तो मेरा व्यू इसमें रहेगा कि आप पनवेल में ले लीजिए। पनवेल काफी नवी मुंबई का एरिया काफी अच्छी तरह डेवलप हो रहा है और वहाँ पे काफी अच्छे डेवलपर्स भी हैं। अगर आप उसका जानना चाहें तो सारे डेप्यूटी डेवलपर्स हैं वहाँ, चाहे हिरनंदानी हो, चाहे इंडिया बुल्स हो, मैराथन या साई वर्ल्ड सिटी, इन सब प्रोजेक्ट्स में कहीं पे भी आप अपने बजट के हिसाब से घर ले सकते हैं। तो पनवेल अपने आप में अच्छा है और उसकी कनेक्टिविटी भी अब आपका मुंबई से भी बहुत अच्छी हो गई है अटल सेतु आने से। तो खारगर या पनवेल अभी इतना ज्यादा डिफरेंस या इतना ज्यादा डिफर नहीं करता है चीजें। अगर आप पनवेल में रहेंगे तो भी आपकी कनेक्टिविटी मुंबई से भी अच्छी रहेगी, आपकी गुजरात से भी रहेगी और फिर डेफिनेटली एयरपोर्ट के पास आप हैं।
ठीक है शंकर साहब, तो आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया और आप यही जानना चाह रहे थे कि भाई इन दो लोकेशन में से बेस्ट कौन सी है जहां रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी सब कुछ हो जाए, तो दैट इज पनवेल। और कुछ अच्छे ऑप्शंस वहां पर आपको असलम साहब ने दे दिए हैं, तो शुभकामनाएं, प्लीज गो अहेड। चलिए आगे एक ईमेल है हमारे पास और ये भेजा है हमें राहुल साहब ने पुणे से। ये पूछ रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट ये देख रहे हैं टुलिप अवाना पुना वाले लोकेशन में, और एक 2 BHK है, 796 स्क्वायर फीट इसका कारपेट है, 1 करोड़ इसका ओवरऑल प्राइस है और पोजीशन इनको मिल जाएगा दिसंबर 2026 में। जस्ट ये असलम साहब इस प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये अच्छी प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बिल्डर, एवरीथिंग, और कैसा अप्रिसिएशन भविष्य में दे पाएगी। नहीं, अच्छा है। ट्यूलिप अपने नाम में अपने आप में एक अच्छा नाम स्टैब्लिश कर लिया है पूना में। कुछ 5 प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, रेडी टू मूव इन, और टाइमली डिलीवरी की थी। 3 इनके प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, उसमें से एक ये भी है। तो ट्यूलिप अवाना में एक्चुअली इनका जो है, उन्होंने काफी उसको प्लानिंग से पूरा उसको बनाया है, या उसकी प्लानिंग अच्छी है। उसमें से मेन एक अट्रैक्शन यही है उसमें कि 50% रिन्यूएबल एनर्जी है। सो आपका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है। और काफी उन्होंने एमिनिटीज के लिए काफी बड़ा एरिया छोड़ा है, अराउंड 79,000 स्क्वायर फीट में एमिनिटीज प्लान की हुई है। सो ओवरऑल उन्होंने ध्यान रखा है कि एक अगर बायर वहां आता है तो उसको क्या चीजें लगती हैं। तो जो सबसे बड़ा एक मिडिल क्लास इनकम या अपर मिडिल क्लास इनकम वाले लोगों को मेंटेनेंस के लिए ज्यादा वो रहता है कि क्या अपना मेंटेन रहेगा, तो उन्होंने एक इस चीज के लिए प्लान किया है। डेफिनेटली नो पैरामीटर 1 करोड़ में आप अपर मिडिल क्लास में कहलाए जाएंगे। लेकिन फिर भी मेंटेनेंस एक ऐसी चीज होती है जो सब ध्यान रखते हैं कि कितना आ रहा है, तो ये उन्होंने एक ध्यान रखा है। इसके अलावा 1 करोड़ की वैल्यू है, तो उसके हिसाब से उन्होंने एमिनिटीज के लिए प्लान किया है। तो आपको एक बड़ा एरिया दिया है जहां एमिनिटीज है, तो आपको वर्थ लगे अपना जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रिगार्डिंग फ्यूचर एप्रिसिएशन एंड फ्यूचर ऑफ पुनावले, डेफिनेटली पूना का एक बहुत ही सॉट आफ्टर एरिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पुणे में आता है, तो आपकी कनेक्टिविटी मुंबई से काफी अच्छी हो जाती है। एक्सप्रेस वे बिल्कुल पास में ही है। सो अभी जो पूरा वेस्टर्न पार्ट ऑफ पूना है वो काफी अच्छा कर रहा है। उसका रीजन यही है कि जो भी मुंबई में डेवलपमेंट हो रहे हैं, अटल सेतु आने के बाद आपका एयरपोर्ट प्लान हो गया है पनवेल का, जो कि बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा जो लोनावला घाट में जो मिसिंग लिंक है वो बनने के बाद आपका जो ट्रैवल टू मुंबई है उसमें काफी टाइम कट हो जाएगा, और प्लस जो एक ट्रैफिक की समस्या थी वो भी काफी हद तक सुलझने की अपेक्षा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल वेस्टर्न पार्ट पूना अच्छा कर रहा है, उसमें पुनावले एक बहुत ही सॉर्ट आफ्टर लोकेशन है। तो फ्यूचर में इसमें अप्रिसिएशन होना बिल्कुल लाजमी है, और आप अगर इसको अपना होराइजन 5 से 7 साल रखेंगे तो आपको अप्रिसिएशन भी इसमें अच्छा मिलेगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप उसमें ले सकते हैं। चलिए राहुल, तो बढ़िया है, इट्स अ गो हेड फॉर यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और कार्यक्रम के अंतिम चरण में है। असलम जी हमारे साथ बने हुए हैं, समय थोड़ा कम रहेगा इसलिए फटाफट एक ईमेल ले लेता हूं जो कि हमें भेजा है विभा जी ने नोएडा से, और आप पूछना चाहती हैं कि एक प्रोजेक्ट आप देख रही हैं एस पार्कवेज, लोकेशन है सेक्टर 150 नोएडा, साइज है 2 BHK, प्राइस इस वक्त ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है, और पोजीशन इनको मिलेगा अप्रैल 2025 से। अब असलम जी सवाल ये है, इनका कहना है कि इस लोकेशन में करीब 2-1 साल पहले 2022 दिसंबर के आसपास इन्होंने जब इंक्वायरी की थी तो यही इसी तरह की प्रॉपर्टी 65 लाख के आसपास अवेलेबल थी, बट ऑलमोस्ट डबल हो गया है भाव वहां से। तो क्या इस भाव पे लेना ठीक है, और आगे अगर इस भाव पे लेते भी हैं तो कितना स्कोप है कि यहां से कीमतें और बेहतर होंगी और उन्हें थोड़ा एप्रिसिएशन भी मिल पाएगा? विपिन जी, देखिए वो अभी हमने बात ही की कि एनसीआर में प्राइसेस काफी तेजी से भागे हैं, क्योंकि सबसे अर्लियर सबसे लीस्ट वहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी रियल एस्टेट एज अ इंडस्ट्री की। लेकिन अपना कोविड के बाद काफी अच्छा वहाँ पे आया है और काफी लोगों ने खरीदा है। तो वही है कि डिमांड काफी बड़ी है, तो उससे सप्लाई जितनी कम होती गई आपकी प्राइसेस बढ़ते रहे। लेकिन अगर बिल्कुल बात करें, क्योंकि इस बात में ही अगर उन्होंने देखा होगा तो वहाँ पे उसके रीजन है, क्योंकि काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, कुछ 40 एकर्स में है फैला हुआ, और 3 साइडेड कॉर्नर प्लॉट है। काफी अच्छी कनेक्टिविटी है यमुना एक्सप्रेसवे से या दिल्ली एनसीआर से, और काफी लो डेंसिटी है, मतलब अराउंड मेरे ख्याल से 80-85 अपार्टमेंट्स हैं पर एकड़।
तो काफी उन्होंने एमिनिटीज वगैरह काफी अच्छी दी हैं। कुछ स्विमिंग पूल्स हैं जो आपके इंडोर स्विमिंग पूल हैं जहाँ पे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये सब चीजें प्लस गौरी खान ने डिजाइन की, तो आप समझ सकते हैं कि प्राइजेस, अगर एस पार्कवे की बात कर रहे हैं तो प्राइजेस डेफिनेटली डबल हुए होंगे। लेकिन उस एरिया में और भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे इतनी तेजी से भाव नहीं बढ़े हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आपकी चॉइस अच्छी है, अगर आपको पसंद तो डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि इन सब प्रोजेक्ट से प्राइजेस आगे भी बढ़ते हैं। तो वैसे तो फ्यूचर काफी अच्छा दिख रहा है पूरे ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। और अगर आप प्राइस की बात करेंगे तो आप मेरे को इसमें लेने में या आपको एडवाइस देने में कि इस प्रोजेक्ट में आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरह से प्राइस इसमें और कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा भागे तो आगे भी यही ट्रेंड रहेगा। फ्यूचर में अगर आप उसको ना रह के रेंटल पे भी देंगे तो आपको और प्रोजेक्ट से अच्छे रेंटल्स मिलेंगे, क्योंकि जो एमिनिटीज मैंने आपको बताई है, ऐसी एमिनिटीज बहुत लोग प्रेफर करते हैं और उसके लिए ज्यादा रेंटल देने के लिए रेडी रहते हैं। तो बोथ वेज आपका एप्रिसिएशन प्लस आपका रेंटल लीड दोनों के लिए ये प्रोजेक्ट अच्छा साबित हो सकता है, तो इसमें लेने में कोई बुराई नहीं है। राइट, तो विभा जी ऑल द बेस्ट। सब कुछ ठीक है, आपको रेंटल लीड का भी आपका सवाल था तो वो भी जवाब हो गया, और साथ ही प्रोजेक्ट भी बढ़िया है, चीज़ें अच्छी हैं, और क्यों उसका प्राइस इतना है और आगे किस तरह के ट्रेंड्स उसमें देखने को मिलेंगे, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, प्लीज़ गो अहेड, आगे बढ़ें और आप ये प्रॉपर्टी ले सकती हैं। और इसी के साथ अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले असलम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इनफैक्ट इतनी सारी बातचीत हमसे की प्रॉपर्टी बाजार पे, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, आप हमेशा हमें लिखते हैं, हमें अपने मेल्स भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह आप अपने संदेश भेजते रहिए, अपनी क्वेरीज, अपने सवाल। कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा समाधान उनके लिए हो, ताकि आप ये डिसीजन रियल एस्टेट के अंदर जो जीवन के वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस में से एक रहता है, अच्छे से ले पाएँ, बढ़िया से ले पाएँ। तो ऑल द बेस्ट, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।